संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट अगले दिन पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की 4 दिवसीय यात्रा पर। कल उनका पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की। श्री मोदी ने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मसूद पेजेश्कियान को भी बधाई दी। बैडमिंटन में कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रियांशु राजावत आज रात फ्रांस के एलेक्स लानियर से खेलेंगे और हरारे में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। एक रिपोर्ट। यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली थी और राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान सदस्यों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम ओडिशा की 4 दिवसीय यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंची। राष्ट्रपति का स्वागत ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। राष्ट्रपति कल पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने के लिए अपने गृह राज्य का दौरा कर रही हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति आज रात राजभवन में ठहरेगी और कल सुबह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने के लिए पुरी के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू रात पुरी में बिताएंगी और सोमवार सुबह पुरी समुद्र तट का दौरा करेंगी। उसी दिन वो भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी और खंडगिरी गुम्फाओं का दौरा करेंगी और विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों से बातचीत करेगी और लाइफस्टाइल फॉर सेलिब्रिटी अभियान की शुरुआत करेगी। राष्ट्रपति मंगलवार को दिल्ली लौटने से पहले भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइजर के 13वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अभियानों की उपलब्धियों की सराहना की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में आज श्री धनखड़ ने कहा कि इन अभियानों ने भारत के राजनयिक प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान करने के अलावा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव किया है। उन्होंने स्नातक के विद्यार्थियों को बधाई दी और जीवन में सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू के बीच लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हैदराबाद के महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में बैठक जारी है। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कई मंत्रियों ने भी भागीदारी की। बैठक में आंध्र प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि चिकित्सा परामर्श समिति एमसीसी ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों का काउंसलिंग कार्यक्रम अभी अधिसूचित नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि काउंसलिंग कार्यक्रम
एमसीसी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सीट मानकों को अंतिम रूप देने के बाद अपनी वेबसाइट पर घोषित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्धि और वैश्विक भलाई के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भी शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और ईरान तथा क्षेत्र के लोगों के हित में दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए श्री पेजेश्कियान के साथ निकटता से काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बढ़े हुए फॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तमिलनाडु में एक निजी कंपनी द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले पर राज्य सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दी है। एक अन्य मामले में मंत्रालय ने एक अन्य निजी कंपनी में श्रमिकों के मामले पर हरियाणा सरकार की रिपोर्ट भी मानवाधिकार आयोग को भेजी है। राज्य सरकार ने श्रम कानूनों के मुताबिक कार्रवाई शुरू की है। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया और मेडिकल चेकअप के बाद उसे अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। इससे पूछताछ करी है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इनको जो कपड़े दिए जा रहे हैं तो फंडिंग आ कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि मुख्य आरोपी कई वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ था और कार्यक्रम आयोजित करने तथा धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हाथरस मामले की जांच करने के लिए गठित किया गया न्यायिक जांच आयोग आज हाथरस पहुंचा और जांच शुरू की। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 स्थानों पर मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मोटेर गांव और फ्रीसन चिन्नी गांव क्षेत्र में हो रही है। पुलिस के अनुसार पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना के आधार पर घेरा डाला और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही संयुक्त दल के जवान संदिग्ध स्थानों तक पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों स्थानों से गोलीबारी के समाचार हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में लामडेंग माखा लेकाई क्षेत्र में आज 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री थोनगम विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में अन्य लोगों ने वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें तकरीबन 2000 पौधे रोपे गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज भारत के प्रियांशु राजावत का मुकाबला फ्रांस के एलेक्स लैनियर्स के साथ होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए राजावत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व के 4थे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटनसेन को
21-11, 17-21, 21-19 से पराजित किया। हरारे में 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 19 ओवर और 5 गेंदों में 102 रन ही बना सकी और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। इससे पहले शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। श्रृंखला का अगला मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आइजॉल शहर के बीचों बीच स्थित असम राइफल्स के शिविर को जोखावतर स्थित नए शिविर में स्थानांतरित करने पर चर्चा की। ये शिविर आइजॉल शहर से 10 किलोमीटर दूर है। दोनों नेताओं ने राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बाना कह सहयोग नीति पर चर्चा की। इसका उद्देश्य राज्य में उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने आशा जताई कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगी। श्री गांधी एक दिन की गुजरात यात्रा के दौरान राजकोट गेम जोन दुर्घटना सहित गुजरात की विभिन्न त्रासदियों के पीड़ितों के परिजनों से भी मिले। लद्दाख में करगिल विजय दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपनी सेना को जाने विषय के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम आज लेह में शुरू हो गया। 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ या रजत जयंती है। उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने लेह के सोनम वांगचुक एमवीसी स्टेडियम में मेले के उद्घाटन की घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुलिस अधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी के राज्य प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच करने और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने का आदेश दिया है। श्री स्टालिन ने शोक संतप्त परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम में बाढ़ से कोई राहत नहीं है। 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य प्रशासन राहत और बचाव अभियान चला रहा है। कई मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। गुवाहाटी के कुछ हिस्सों में भी जलभराव की स्थिति है। एक रिपोर्ट। असम में बाढ़ की दूसरी लहर ने घरेलू और जंगली जानवरों को समान रूप से प्रभावित किया है। बाढ़ के कारण सैकड़ों घरेलू जानवर बह गए हैं और फिशरीज को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी बाढ़ की चपेट में है। सबसे बुरी प्रभावित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 70 अवैध शिकार विरोधी शिविर बाढ़ की चपेट में है। काजीरंगा में 6 गंधों सहित 114 जंगली जानवरों की मौत की खबर है। वही काजीरंगा उद्यान प्राधिकरण की ओर से लगभग 100 जानवरों को डूबने से बचाया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। चीन के शानडोंग प्रांत के हेट शहर में आए तूफान के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 88 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि तूफान ने डोंगबिंग काउंटी और चुआनचेंग काउंटी को प्रभावित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट अगले दिन पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की 4 दिवसीय यात्रा पर। कल उनका पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की। श्री मोदी ने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मसूद पेजेश्कियान को भी बधाई दी। बैडमिंटन में कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रियांशु राजावत आज रात फ्रांस के एलेक्स लानियर से खेलेंगे और हरारे में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।